मॉडल्स पेपर के लिए आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो मैंने सोचा कि एक मॉडल पेपर और बनाया जाए, लेकिन मैं लास्ट के वीक में आप लोगों को डेली मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगी, इसलिए चैनल से कनेक्टेड रहें। ये है आपका मॉडल पेपर 7। मैं इससे पहले 6 मॉडल पेपर अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जाकर चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है, बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग OMR सीट पर ये सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं ना, तो मैं आपको पूरा बताऊँगी कि आपको कैसे OMR फिल करना है, क्योंकि OMR में ही बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं, जिससे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। आपको सही क्वेश्चन मालूम होते हुए भी आप अपना जो क्वेश्चन है वो OMR सीट में गलत करके आ जाते हो। तो यहाँ पर मैंने सारे अपने MCQ उठा लिए हैं, जैसे कि आपके बायोलॉजी के हैं 24 MCQ, और ऐसे कर करके मैंने पूरा 120 का आपका मॉडल पेपर मैंने बनाया है, और उसके आंसर की भी मैंने लास्ट में ऐड की है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो कि मेरी वीक है। मैं नहीं चाहती कि कुछ गलत बोलकर या गलत चीज़ें समझाकर मैं आपको गलत चीज़ें बताऊं, ताकि आप एग्जाम में गलत करके आ जाएं। इसलिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के नहीं समझाऊंगी, लेकिन आप उन्हें खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल के बायो में मिल जाएगा। जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उससे कनेक्टेड हो जाइए। वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। इससे पहले के जो मॉडल्स पेपर हैं या और सब्जेक्ट के जो मैंने आप सॉल्यूशन कराया है MCQ का, सारी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो हम चलिए हम यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। मटर के दानों के रंग के लिए वाई येलो, ठीक है। वाई जो है वो क्या है, येलो है, ठीक है। वाई येलो और वाई ग्रीन, ठीक है, और ये वाला क्या है, ग्रीन है। तो वाई वाई क्रॉस, आपका वाई वाई क्रॉस में ग्रीन सीड्स का प्रतिशत कितना होगा, यानी कि परसेंटेज पूछा है आपके ग्रीन सीड्स का। आपको यहाँ पर क्या नंबरिंग दी है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, ये सब चीज़ें आपने शायद समझी होंगी जब सर ने आपको पढ़ाया होगा बहुत अच्छे से, कि आपको जैसे ये एक वाई यहाँ पर, एक वाई यहाँ, एक वाई यहाँ और एक वाई यहाँ, फिर हम क्रॉस मैच करेंगे तो यहाँ पर कितने बनकर आएंगे। क्योंकि ये आपने शायद से बायोलॉजी के मैं भूल रही हूँ कौन सा क्वेश्चन, कौन सा उनका वो था यूनिट, लेकिन ये आपने पढ़ाया और नहीं पढ़ा था। यहाँ पे एक वाई ये और एक वाई ये, फिर एक वाई यहाँ से कैपिटल आएगा और एक वाई ऊपर वाला स्मॉल आएगा, एक वाई यहाँ से कैपिटल आएगा और एक स्मॉल आएगा, फिर यहाँ पर भी एक स्मॉल आएगा और एक भी स्मॉल आएगा, ठीक है। यहाँ पर अपने क्रॉस मैच कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके जो ग्रीन, ये ग्रीन हो गए, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल वाई है। कैपिटल वाई का मतलब क्या है, सॉरी येलो, कैपिटल वाई का मतलब क्या है, येलो। फिर ये आपका येलो एंड ग्रीन मिक्स हो गया, येलो एंड ग्रीन मिक्स हो गया। और जो आपका ग्रीन का परसेंटेज पूछा है, तो ग्रीन का परसेंटेज यहाँ पर कितना है, ये एक बना, यानी कि आपका 100% में से आपका 3 तो हैं आपके येलो एंड ग्रीन मिक्स, और जो आपका जो 25% है वो है आपका ग्रीन। ओके, तो आपका ये साइन होता है ग्रीन का, तो इसलिए 25% आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मेंडल मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि एलिल्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो मेंडल का कौन सा नियम है वो, तो लॉ ऑफ डोमिनोस, लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजोरमेंट्स या लॉ ऑफ हेरिटेंस, इनहेरिटेंस। तो जो आपका लॉ ऑफ सेग्रेशन है, ठीक है, लॉ ऑफ पृथक्करण यानी कि अलग करना, उसको ही पृथक, सेग्रेट का मतलब होता है अलग कर देना, ठीक है। तो एलिल्स अलग हो जाते हैं, ये मेंडल का नियम है, और ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रेशन। ओके, DNA रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुकी हूँ। तो एस फेज में आपका DNA का रेप्लिकेशन होता है, जब आपके सेल्स डिवीजन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस फेज होता है उसमें आपका DNA का रेप्लिकेशन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। RBC का मुख्य कार्य क्या है, RBC रेड ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ RBC इज इम्यूनिटी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्लॉटिंग या हार्मोन सेक्रेशन। तो ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स का होता है, ठीक है। इम्यूनिटी आपकी WBC, ओके। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपकी RBC, ठीक है। RBC आपके जो ऑक्सीजन होता है उसका ट्रांसपोर्ट करती है, तो RBC का मेन वर्क क्या है, ऑक्सीजन उनको ट्रांसपोर्ट करना, ओके। विटामिन के या फिर आपकी प्लेटलेट्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं क्लोटिंग के लिए, ओके। एक ही क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन, मतलब कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रा वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें। आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, मैं चाहती हूँ कि आप इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, ताकि जो मैं ना जो भी स्लो बोल रही हूँ वो थोड़ा सा स्पीड में मैं बोल पाऊँ और आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ। PDF ज़रूर आप ले लेना, PDF आप लेंगे उसके बाद फिर OMR सीट पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मुझे कमेंट करना कि आपके कितने आपके करेक्ट हुए कितने नहीं। ऐसे नोट को क्या कहा जाता है, ठीक है, ऐसे नोट को क्या कहा जाता है, नेचुरल पेस मेकर, आर्टिफिशियल पेस मेकर, ब्लड प्योरीफायर या फिर ऑक्सीजन कैरियर। तो इसको ऐसे नोट को कहा जाता है नेचुरल पेस मेकर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
6 फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन किससे बनती है, ठीक है। तो किससे बनती है ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो किससे बनती है, CO2 से, H2O से, ग्लूकोज से, क्लोरोफिल से। तो देखिए ऑक्सीजन जो बनती है H2O से बनती है, ठीक है। जो हम उसको पानी देते हैं ना, पौधों में जब हम पानी देते हैं तब उससे ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, C3 साइकिल को क्या कहा जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, अपने बोटनी में चैप्टर है जिसमें क्रेब्स साइकिल पढ़ाई जाती है, ये उसका क्वेश्चन है कि C3 साइकिल को क्या कहा जाता है। तो इसमें क्रेब्स साइकिल, कैल्विन साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस या ETS। जो C3 साइकिल होती है वो होती है आपकी क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ओके। याद रखने वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए प्लीज़ अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से करते रहिए, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ठीक है। एंड्रोसियम किसका समूह है, सेपल्स का, पेटल्स का, स्टेमेंस का या फिर कार्पेल्स का। तो जो एंड्रोसियम है वो आपका स्टेमेंस का समूह है, ओके। आगे बढ़ते हैं, जाइलम का क्या कार्य है। तो जाइलम का कार्य क्या होता है, आप लोगों से मैं बहुत बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और फूड को ट्रांसपोर्ट करना आपके फ्लोएम का काम होता है, ठीक है। फूड चेन में सबसे ऊपर कौन होता है, ठीक है। फूड जो चेन होती है, आपने फूड चेन पढ़ी होगी, जो उसमें सबसे ऊपर होता है फूड चेन, ठीक है। फूड चेन में जो सबसे ऊपर होता है उसमें कौन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो जो फूड चेन में जो सबसे ऊपर होता है वो होते हैं आपके टर्सरी कंज्यूमर्स। आप फूड चेन एक बार पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एक बार जरा अपना फूड चेन को पढ़ना। मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो शायद से 2 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ही कम टाइम में आपको ये पूरा 120 का जो मॉडल पेपर है इसको सॉल्व करा रही हूँ, ताकि आप लोग कम टाइम में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। असली प्रैक्टिस वो होगी जब आप PDF को डाउनलोड करेंगे, PDF से प्रैक्टिस करेंगे अपने OMR सीट पर। PCR का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो PCR का प्रयोग किस लिए किया जाता है, PCR के DNA एम्पलीफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, रेस्पिरेशन या ट्रांसलेशन। तो जो PCR का प्रयोग किया जाता है, यूज होता है PCR, वो होता है आपका DNA एम्पलीफिकेशन के लिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, डार्विन की थ्योरी क्या कहलाती है। डार्विन की थ्योरी क्या कहलाती है, म्यूटेशन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन, जर्म प्लाज्म थ्योरी या फिर रिकैपिटुलेशन, ठीक है। तो आपकी जो डार्विन की थ्योरी है वो कहलाती है नेचुरल सिलेक्शन, ओके। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, गैस एक्सचेंज कहाँ होता है। गैस एक्सचेंज कहाँ होता है, ब्रोंकाई में, ट्रेकिया में, या आगे देखते हैं एल्वोलाई में या लैरिंग्स में। तो जो आपका गैसों का एक्सचेंज होता है वो आपका होता है लंग्स के सबसे नीचे वाले पार्ट एल्वोलाई में, ठीक है। जहाँ पर एल्वोलाई आपकी बलून शेप की प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पर ही आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। स्टार्ट कोडोन कौन सा है, जो स्टार्ट कोडोन है वो कौन सा है, विच इज़ द स्टार्ट कोडोन, UAA, AUG, UGA या फिर UAG। तो स्टार्ट कोडोन है आपका AUG, ठीक है। ये याद रखने वाले क्वेश्चन है और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब की बार मैंने लेवल अप किया है ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से रहे। पहले मैं थोड़े से इजी क्वेश्चंस लाती थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं बाद में अपने थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस लाऊंगी ताकि बच्चों की प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए। जैसे एग्जाम आता है, एग्जाम का लेवल बिल्कुल ऐसा ही रहता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल ये एग्जाम ओरिएंटेड आपका मॉडल पेपर है, बहुत हेल्पफुल है। जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे उसके बाद आप मुझे बताना कि हाँ दी आपके मॉडल पेपर से हमें बहुत हेल्प मिली। बस मैं यही चाहती हूँ, थैंक यू सुनना चाहती हूँ, और आप लोगों का प्यार अपने इस चैनल पर इसी तरह चाहती हूँ कि बना रहे, ताकि मेरे जो सपने हैं वो उनको पूरा करने में आप मेरा साथ दें, और जो आपकी जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए मैं आपका साथ दूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल पर बने रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके BSc नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, सभी कुछ यहाँ पर क्लियर होता रहेगा, सॉल्व होती रहेंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही अपना एक्टिव रहती हूँ, अपनी पढ़ाई भी मेंटेन करती हूँ, साथ के साथ आपको भी मैं सजेस्ट करती हूँ और अपना गाइडेंस देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही कनेक्टेड रहें, प्यारा सा कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, और ऐसे ही आप कनेक्टेड रहें। पावर हाउस ऑफ द सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। मूव करते हैं, नेफ्रॉन किसका फंक्शनल यूनिट है। तो नेफ्रॉन्स, देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नेफ्रॉन नेफ्रॉन क्या है, कहीं नेफ्रॉन और न्यूरॉन में वो सिमिलर सा समझ लेते हैं कि न्यूरॉन तो नहीं पूछा। तो न्यूरॉन जो होते हैं वो आपके ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है, वो ब्रेन की फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। लेकिन जो आपका नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन जो होते हैं वो आपकी किडनी में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो आपकी किडनी में जो आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन है, या फिर आपका यूरिन का जो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज होता है उसका तो उसको फिल्टर करने के लिए आपके नेफ्रॉन सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो फंक्शनल यूनिट होती है आपकी किडनी की, आपकी नेफ्रॉन होती है। तो ठीक है, तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में थोड़ा सा डिफरेंट समझना। ट्रांसपीरेशन किससे होता है,
ठीक है। ट्रांसपीरेशन किससे होता है? रूट से, स्टोमेटा से, स्टीम से, फ्लावर से। तो याद रख लेना है स्टोमेटा से आपका ट्रांसपीरेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इससे पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ। मनुष्य में सेक्स डिटर्मिनेशन किससे होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस इन, तो किससे होता है? इसमें आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्स एक्स एंड एक्स वाई, इसी से पता लगाते हैं हम कि वो कौन सा जेंडर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का मोनोमर क्या है? ठीक है, तो प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स या ग्लूकोज। तो जो प्रोटीन का मोनोमर होता है वो होते हैं अमीनो एसिड्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैं चाहती हूँ कि बस एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक आप मेरी वीडियो को कर दें, ताकि जो मेरी मेहनत है वो भी वसूल हो जाए। मेरे से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए 120 क्वेश्चंस ऐड करती हूँ, एडिट करती हूँ, पीडीएफ बनाती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, एडिट करती हूँ, पोस्ट करती हूँ, तब जाकर ये आपको मिल पाता है। और ऑलरेडी मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी अपनी पढ़ाई कवर अप करनी पड़ती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार दें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपको ऐसे ही आगे तक ऐसे ही गाइड करती रहूँ। ठीक है, तो 20 है यहाँ पर। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग यहाँ पर जो होता है, ऑप्शन दिए हुए हैं, सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला, नीचे कौन सा है आपका? पोन्स। तो पोन्स तो सबसे छोटा होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पोन्स है वो नीचे वाला पार्ट होता है, और मेडुला भी आपके ब्रेन के, ये ब्रेन है जैसे, तो मेडुला भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आपके पोन्स प्रेजेंट होते हैं। सेरेबेलम जो आपका होता है वो इतना पार्ट होता है, और ये पूरा आपका सेरेबेलम होता है। ठीक है, ये सेरेब्रम होता है, ये सेरेबेलम होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट आपका कौन सा होता है? सेरेब्रम, सॉरी नहीं, हाँ, सेरेब्रम होता है, सॉरी मैं भूल जाती हूँ, ये सेरेबेलम है और ये सेरेब्रम है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, बेलम और ब्रम। ठीक है, तो इसमें याद रखना, ये आपका सीधा साधा जाता हुआ, सीधा सीधा सा जो आपको लग रहा है कि हाँ बहुत सीधा सा है बेचारा ये, तो ये आपका बड़ा पार्ट है। ठीक है, और जिसमें लग रहा है ना कि हाँ 2-3 अक्षर और ऐड कर दिया, मतलब कि इसको ज़्यादा ज़रूरत थी अपने आप को और बड़ा दिखाने की, इसने कोशिश करी कि मैं और बड़ा दिख जाऊँ, दो तीन अल्फ़ाबेट और जोड़ के, लेकिन ये फिर भी नहीं हो पाया। तो इसलिए आपको इस ऐसे याद रह जाएगा, सेरेबेलम जो है वो फिर भी छोटा रह गया, और सेरेब्रम जो है वो अपने आर से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, मुझे खुद समझ नहीं आया मैंने कैसा एग्जाम्पल दिया, बट मैंने कोशिश की कि शायद से आपको मेरी ये बात रिमाइंड हो, जब आप एग्जाम में बैठें और ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछ लिया जाए। तो ऐसा ही होता है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो यही फॉर्मूलाज हमें वहाँ पर याद आते हैं, इसीलिए मैंने वो चीज़ बोली। फ्लावर का फीमेल पार्ट क्या है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेमन, पिस्टिल, सेपल या फिर पेटल। तो जो आपका पिस्टिल है वो आपका फीमेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वायरस किस में रेप्लिकेट करता है? डेड सेल्स में, होस्ट सेल में, वाटर में या फिर एयर में? तो जो होस्ट सेल जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, हमारा जो वायरस है उनमें रेप्लिकेट करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसा होता है? ठीक है, इकोसिस्टम में जो आपका इकोसिस्टम होता है उसमें जो एनर्जी फ्लो होता है वो कैसे होता है? एनर्जी फ्लो इज इकोसिस्टम इज, तो आपका जो उसमें एनर्जी फ्लो होता है साइक्लिक होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, रैंडम होता है, स्टैटिक होता है। जो ऑप्शन नंबर 23 है इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, ओके। डिहाइड्रेट क्रॉस में फेनोटिप्टिक रेशियो क्या है? ठीक है, तो डिहाइड्रेट क्रॉस में जो फिनोटॉप्टिक रेशियो है वो क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1 एंड 1:1:1। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ये हमने भी पढ़ा था अभी तक मुझे याद है, 9:3:3:1, ये आपका होता है डिहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो में। ओके, याद रखना है ये रेशियो आपको। फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, ये भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। मैंने बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड मैंने डाला, जैसे आपके यूपीएससी नेट में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाले हैं। जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको मिल जाएंगे सारे पीडीएफ, और भी पीडीएफ है वहाँ पर, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन आ गया है। इसकी जो आंसर की है मैंने लास्ट में मेंशन कर दी है, तो जो मैंने लास्ट में ऐड की है आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो नहीं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको मतलब वो मिल जाएगी। ठीक है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगी इसका पीडीएफ, आपको लास्ट में मिल जाएगी। तो बिना आंसर की देखे आपको एमआरसी पर प्रैक्टिस करनी है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इंटरनेशनल नर्सिस डे
इंटरनेशनल नर्सिंग डे 12 मई को मनाया जाता है, क्योंकि यह है किससे संबंधित है। अब देखिए अभी आपका 12 मई बिल्कुल अभी निकला है, तो आपको ये देखना है कि 12 मई जो है वो किससे संबंधित है, तो वो है आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के बर्थडे से कनेक्शन है उसका, क्योंकि इस दिन आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे था, जन्मदिन था इनका, इसलिए इसको नर्सिस इंटरनेशनल नर्सिस डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का मुख्य कार्य क्या है, क्या है उनका मुख्य कार्य? हॉस्पिटल चलाना, नर्सिंग एजुकेशन एंड स्टडीज करना, मेडिसिन सप्लाई करना या डॉक्टर्स रेगुलेट करना। तो जो आपका आईएनसी है वो आपका नर्सिंग एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक नर्स आईसीयू में पेशेंट मॉनिटरिंग कर रही है, अचानक बीपी गिरता है तो पल्स वीक हो जाती है, पहले नर्स का एक्शन क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आपका है, मतलब फिर से सुनिए कि आपका जो एक नर्स है वो आईसीयू में मॉनिटरिंग कर रही है, आईसीयू में पेशेंट की मॉनिटरिंग कर रही है, अचानक से बीपी उसका गिर जाता है। ठीक है, उसका अगर बीपी गिर गया और पल्स वीक भी हो गई, मतलब बीपी भी गिर गया और पल्स वीक हो गई, तो नर्स क्या करेगी? डॉक्टर को तुरंत बुलाना है, एयरवे और ऑक्सीजनेशन देनी है, आईवी फ्लूइड देना है या ईसीजी करनी है। तो इस क्वेश्चन को समझना, सबसे पहले हम डॉक्टर को इतने बुलाएंगे, क्या पता पेशेंट की कितनी कंडीशन ख़राब हो जाए। आईवी फ्लूइड का वहाँ पर कोई काम नहीं है, उसका बीपी गिरा है, उसका पल्स वीक हुई है। ठीक है, उसका अगर बीपी गिरा है, पल्स वीक हुई है, सबसे पहले हम उसका एयरवे चेक करेंगे। ठीक है, और उसको ऑक्सीजनेशन देंगे, यानी कि ऑक्सीजन पाइप वहाँ पर मौजूद होता है वो आपको लगाएंगे, जिससे वो जो है रेगुलर चले। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ईसीजी नहीं करेंगे, ईसीजी करने के लिए आपको मशीन के पास जाना पड़ेगा, इतने में पता नहीं पेशेंट के साथ क्या हो जाए। ठीक है, ये सब करने के बाद फिर हम डॉक्टर को तुरंत बुलाएंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट में टंग फॉल पीछे चला जाता है, इसमें कौन सा रिस्क बढ़ता है? ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट में टंग जो है वो फॉल पीछे चला जाता है, टंग फॉल पीछे चला जाता है, इसमें कौन सा रिस्क बढ़ता है? अनकॉन्शियस पेशेंट समझते हो, जो पेशेंट बेहोश होते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट बेहोश है, उसकी जो टंग है वो पीछे की तरफ फॉल हो गई तो क्या होगा? ठीक है, इसमें क्या होगा? रक्तस्राव, यानी कि हैमरेज हो गया उसके किसी भी मतलब ब्रेन में जो आपकी नर्व सेल्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं, जो आपके उनमें क्या होगा? ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी इंटरनली, उसे कहते हैं हैमरेज होना। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट या इन्फेक्शन। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में अगर टंग फॉल हो गई है तो ये कौन सा रिस्क बढ़ता है? आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। उससे क्या होगा कि आपका जो ईसोफिगस है, जहाँ से हम सांस ले रहे हैं, वैसे जो आपका पाइप होता है, आपकी विंड पाइप होती है, ठीक है, ट्रेकिया जो होता है, उसमें क्या होगा? आपका ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, जिससे हम सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ठीक है, 77 है, लेटेस्ट सीपीआर गाइडलाइन के अनुसार एडल्ट में चेस्ट कंप्रेशन रेट क्या है? ठीक है, जो आपकी न्यू गाइडलाइंस हुई हैं एडल्ट्स के लिए, उसमें लेटेस्ट सीपीआर गाइडलाइन क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, 60 टू 80 पर मिनट, 80 टू 100 पर मिनट, 100 टू 180, 120 या 120 टू 140 पर मिनट। तो सीपीआर की गाइडलाइंस हैं एडल्ट के लिए, जो नई गाइडलाइन हुई है सीपीआर के लिए, तो वो हुई हैं आपकी 80 टू 100 पर मिनट। ठीक है, ये न्यू है, आपका नया क्वेश्चन है। ठीक है, लेटेस्ट है, सीपीआर गाइडलाइन है, तो आपको याद रखना है जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो पूछ ले जाते हैं। ठीक है, शॉक में कंपेंसेंट्री मैकेनिज्म के रूप में क्या होता है? इन शॉक कंपेंसेंट्री मैकेनिज्म इंक्लूड्स बीपी डिक्रीज। जो शॉक होता है उसमें क्या होता है, सीधे सीधे भाषा में ये है, तो शॉक में क्या होता है? बीपी डिक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है, या फिर वैसोडाइलेशन होता है। तो जो हार्ट रेट की जो स्पीड होती है, जो हार्ट रेट होती है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है शॉक में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पल्स डेफिसिट किस कंडीशन में देखा जाता है? देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके जो आपको दिमाग लगाकर आपको करने की ज़रूरत है। मैंने इजी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिए हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन आप इजीली कवर कर लेते हो। मैं नहीं चाहती कि आपका पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए तो आप फिर वहाँ पर घूम जाओ कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो इसलिए थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। डे बाय डे मैं ऐसे ही लेवल इंक्रीज़ करती चली जाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि आप पीडीएफ को देखें एक बार और हमारा सीट पर करें, मुझे कमेंट करें। ये टेलीग्राम के जो ग्रुप है उस पर जाकर मैसेज करें कि हमने इतने चैनल अपने इतने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, इतना स्कोर आ रहा है, धीरे धीरे देखते हैं कि कितना स्कोर आपका आता जाएगा। मैं ऐसे ही अपने मॉडल्स पेपर बनाती जाऊँगी और आपको प्रोवाइड करती जाऊँगी। आपकी भी हेल्प हो जाएगी और मुझे आप एक लाइक करेंगे, मुझे भी प्यार मिलता चला जाएगा आप लोगों का। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही प्यार देते रहें। तो पल्स डिफिसिट में किस कंडीशन में देखा जाता है? तो पल्स डिफिसिट इन सीन इन आपका हाइपरटेंशन, एरिथमिया, या फिर एनीमिया, या फिर फीवर। ठीक है, तो पल्स डिफिसिट यानी पल्स ऊपर नीचे ये आपकी कंडीशन होती है। तो ये आपका
कौन सी कंडीशन में देखा जाता है? तो एरिथीमिया, ठीक है, एरिथीमिया ये आपकी कंडीशन होती है जिसमें पल्स आपकी अप डाउन बहुत तेज़ी के साथ करती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइपरटेंशन का लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन यानी कि हाइपरटेंशन है, यानी कि आपका बीपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें अगर ज़्यादा दिन तक वो इंक्रीज रहेगा तो आपका लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या है, यानी कि लॉन्ग टर्म तक फिर वो कॉम्प्लिकेशन बना रहेगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया, स्ट्रोक, एनीमिया या फिर अस्थमा। तो इसमें जो आपका हाइपरटेंशन है, अगर वो बीपी लगातार आपका बढ़ रहा है बीपी, तो वहाँ पर आपको स्ट्रोक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ओके। डायबिटीज़ मेलाइटस में पोलीयूरिया क्यों होता है? पोलीयूरिया डेट मीन्स आपका जो ज़्यादा यूरिन आना, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि आपका इंक्रीज होना जाना आपकी शुगर का लेवल आपकी बॉडी में, ब्लड में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप यूरिन जो है वो बार बार पास आउट करेंगे, उसे कहते हैं पोलीयूरिया, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? लो ग्लूकोज, ऑस्मोटिक डायलिसिस यानी कि अधिक ग्लूकोज के कारण, लो बीपी या फिर इन्फेक्शन। तो आप लोगों को पता होगा कि आपका जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो कंडीशन होती है आपका इंक्रीज हो जाना लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो जो आपका ऑस्मोटिक डायलिसिस है उसके कारण ही हमारा जो पोलीयूरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टीबी ट्रांसमिशन मुख्यतः किससे होता है? यानी कि आपका जो टीबी ट्रांसमिशन का जो यहाँ पर आप पूछा है कि किसके द्वारा होता है, वाटर से, एयर ड्रॉपलेट से, फूड से, स्किन कांटेक्ट से। तो जो आपका टीबी है वो होता है आपका एयर ड्रॉपलेट से, इसलिए इसे कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैंसर को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्यों माना जाता है? कैंसर यानी कि नॉन कम्युनिकेबल यानी कि हम वो किसी के टच करने से या किसी के पास बैठने से नहीं फैलता, यानी कि वो नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। तो इस क्यों कहा जाता है? इट स्प्रीड्स फास्ट, ये जल्दी से फैलता है इसलिए। इट इज़ जेनेटिक एंड लाइफ स्टाइल रिलेटेड, इट इज़ स्प्रीड बाय एयर, इट इज़ बाय कॉन्टैक्ट। देखिए सारे सिम्टम ये आपके कम्युनिकेबल के हैं, फास्ट फैलना, एयर से फैलना यानी कि वायरस, कॉन्टैक्ट से फैलना यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जो आपका बी है, आपका जो कैंसर है वो आपका फैलता है जेनेटिकली या फिर आपके लाइफस्टाइल रिलेटेड से, ठीक है। जैसे कि हम बहुत सारी थेरेपीज़ आजकल आ गई हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन में इनफिल्ट्रेशन का साइन क्या है? तो आईवी फ्लूइड जो होता है उसमें इनफिल्ट्रेशन का साइन क्या होता है? रेडनेस, स्वेलिंग और कोल्ड स्किन, फीवर या फिर पेन ओनली। तो दोबारा हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार कि आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि जब हम किसी भी पेशेंट को आईवी फ्लूइड देते हैं तो उसमें इनफिल्ट्रेशन का जो साइन है, इनफिल्ट्रेशन का जो साइन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है इन्फ्लिट्रेशन का? रेडनेस, स्वेलिंग और कोल्ड स्किन, फीवर या फिर पेन ओनली। तो उसमें इन्फ्लिट्रेशन का जो साइन होता है वो होता है आपका स्वेलिंग एंड कोल्ड स्किन, ओके। स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में मुख्य अंतर क्या है? स्टेलाइजेशन होता है किसी भी चीज़ को बिल्कुल स्टेराइल कर देना, उसको पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से बिल्कुल फ्री कर देना, किल कर देना जड़ से। डिसइंफेक्शन होता है आपका उस चीज़ को, तो उसकी जो नंबरिंग होती है, जो क्वांटिटी होती है उसको कम कर देना, जैसे कि हम स्प्रिट वगैरह से अपने हैंड वॉश करते हैं, ठीक है। और स्टेलाइजेशन जैसे कि अपने इक्विपमेंट को हम अपना ऑटोक्लेव में डालकर हीट के द्वारा बिल्कुल किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ऑप्शन देखते हैं। सेम प्रोसेस है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेलाइजेशन डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रोब्स, डिसइंफेक्शन पार्सली, ठीक है। तो स्टेलाइजेशन जो होता है डिस्ट्रॉय कर देता है आपके ऑल माइक्रोब्स को, डिसइंफेक्शन जो होता है वो आपका पार्शल करता है, यानी कि थोड़ा सा ही करता है, पूरी तरीके से नहीं कर पाता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीवियर ब्लीडिंग में टर्निकेट कब यूज़ किया जाता है? सीवियर ब्लीडिंग, ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो टर्निकेट कब यूज़ किया जाएगा? माइनर ब्लीडिंग में, वैन डायरेक्ट प्रेशर फेल्स, ऑलवेज या नेवर। देखिए जब आपका जो डायरेक्ट प्रेशर हम डालते हैं, हाथ से प्रेशर डालते हैं, जब वो फेल हो जाता है तब हम जाकर टर्निकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड डिग्री बर्न में कौन सा लेयर इन्वॉल्व होता है? ठीक है, जो आपके बर्न होती है, जब आपकी स्किन जलती है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट डिग्री मतलब मेंशन होता है आपकी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, ठीक है। तो उसमें आपकी मेंशन होती है कौन सी लेयर जलती है। फर्स्ट डिग्री यानी कि कम, सेकंड में थोड़ी सी ज़्यादा, थर्ड में थोड़ी सी और ज़्यादा, फोर्थ में बहुत ज़्यादा। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं कि आपकी ओनली एपिडर्मिस बर्न हुई है, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस बर्न हुई है, मसल्स बर्न हुए हैं या फिर बोन बर्न हुई है। तो जो आपका 87 यानी कि आपका जो सेकंड डिग्री का बर्न है उसमें आपके जो एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर बर्न हो जाती हैं, लेकिन फर्स्ट डिग्री में सिर्फ आपकी एपिडर्मिस बर्न होती है, ठीक है। डिग्री का मतलब है कि कितनी क्वांटिटी, कितनी ज़्यादा उसमें बर्न हुई है, ठीक है। फ्रैक्चर मैनेजमेंट में क्रैपिटस का क्या अर्थ है? ठीक है, क्रैपिटस फ्रैक्चर मैनेजमेंट में क्रैपिटस का क्या अर्थ है? क्रैपिटस का क्या मीनिंग है आपके फ्रैक्चर में? पेन, बोन ग्राइंडिंग साउंड, स्वेलिंग या फिर रेडनेस।
तो आपके जो क्रेपिटस होता है, जब आपको फ्रैक्चर हो जाता है उसका हम मैनेजमेंट करते हैं, तो उसमें जो आपका कोई भी बोन होती है, फ्रैक्चर तो बोन में ही होगा, तो बोन को हम ग्राइंड करके देखते हैं। ग्राइंड मतलब जी उसका जो मूवमेंट है उसमें कौन सा साउंड आ रहा है, ठीक है, हड्डी रगड़ने की आवाज़, उसको हम कहते हैं क्रैपिटस। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पेशेंट कॉन्फिडेंटली तोड़ना कब जस्टिफाई होता है? पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ना कब जस्टिफाइड होता है, यानी कि उसकी जो इसका मतलब समझते हैं आप? मैंने पहले क्वेश्चन पहले अपनी कराया है, पहले पीडीएफ में, पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस में। इसका मतलब होता है कि किसी भी पेशेंट की जो सीक्रेट्स बातें होती हैं, जो बातें होती हैं, उसकी जो प्राइवेसी होती है उसको मेंटेन करके रखना। तो कब जस्टिफाइड होता है? ऑलवेज, नेवर, पेशेंट हार्म्स टू अदर, जब दूसरों को खतरा हो, वह नर्स वांट। तो इसमें अगर उसकी हम प्राइवेसी को तब रिवील करेंगे जब किसी की दूसरों की जान को खतरा हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ऐसा भी नहीं कि कोई मर रहा है और हम बैठे रहें लेके कि हाँ नहीं नहीं करेंगे इसकी प्राइवेसी रिवील, ठीक है। ऑप्शन नंबर 19 है इन्फॉर्म्ड कंस्टेंट में कौन सा एलिमेंट ज़रूरी है? इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंस्टेंट्स, फोर्स, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, डिले। तो इसमें आपका लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं, फियर, ठीक है। तो इन्फॉर्म कॉन्सेंट में कौन सा एलिमेंट ज़रूरी है? जो आपका इन्फॉर्म कॉन्सेंट होता है तो उसमें आपका फोर्स, बल, डिले यानी कि देरी करना, एडुकेट इन्फॉर्मेशन यानी कि पूरी जानकारी देना। इन्फॉर्म मतलब इन्फॉर्म, जो आप किसी भी हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, रिपोर्ट करना पड़ता है आपकी किसी पेशेंट की कंडीशन को, उसे कहते हैं इन्फॉर्म कॉन्स्टेंट। तो इसमें कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? तो एडुकेट इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन यानी कि पूरी जानकारी देना ही हमारा कर्तव्य होता है या फिर ज़रूरी होता है। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडी और टैकी, आपको ये चीज़ें याद रख लेनी है अभी से, ब्रेडी और टैकी। तो ब्रेडी होता है किसी भी चीज़ का कम और टैकी होता है ज़्यादा। तो ब्रेडी और कार्डिया आपकी पल्स रेट, ठीक है। तो आपका ब्रेडी मतलब कम, कार्डिया मतलब पल्स रेट। तो यहाँ पर अगर कम है आपकी पल्स रेट उसे कहेंगे ब्रेडी कार्डिया। उसमें पल्स के इसमें नंबरिंग दी हुई है, तो 100 से कम, 80 से ज़्यादा, 80 के बराबर, सॉरी 60 से ज़्यादा, 80 के बराबर या फिर इरेगुलर पल्स। तो ब्रेडिकार्डिया आपकी क्या होगी? जब वो 60 से कम होगी। अभी मुझे साइन समझ नहीं आ रहा ये वाला, लेकिन इसमें अब इसमें यहाँ पर अगर लिखा हुआ होता तो भी अच्छा होता। ये वाला साइन ज़्यादा कम का है शायद, 100 से कम या फिर 60 से ज़्यादा। तो हम इस पर ऑप्शन नंबर 90, इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो, मतलब मैं इसको कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन जो आपकी ब्रेडिकार्डिया जो आपकी पल्स रेट होती है वो 60 टू 100 होती है, ठीक है, BPM, 60 टू 100 BPM। उसमें आपकी जो ब्रेडिकार्डिया यानी कि कम है तो आपकी वो 100 से कम होनी चाहिए, 100 से कम। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। 100 से अगर कम है तो वो ब्रेडिकार्डिया में आएगा। 100 से थोड़ा थोड़ा कम नहीं, बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का अर्लिएस्ट साइन क्या है? हाइपोक्सिया यानी कि आपके ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाना, ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल कम हो जाना आपके टिश्यू में, मसल्स में, उसे कहते हैं हाइपोक्सिया। उसका अर्लिएस्ट साइन क्या है? साइनोसिस, रेस्टलेसनेस, अनकॉन्शियसनेस या फिर कार्डियक अरेस्ट। तो उसमें जो आपका जब ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगा आपके टिश्यू या मसल्स में, तो सबसे पहले आपकी बेचैनी बढ़ने लगेगी। जब ज़्यादा ही कम होगा तब आपका होगा साइनोसिस, दैट मीन्स द ब्लूइश स्किन, ठीक है, आपकी जो स्किन है वो ब्लूइश होना स्टार्ट हो जाएगी, बाद में फिर वो अनकॉन्शियस यानी कि वो बेहोश हो जाएगा, उसको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। लेकिन जो अर्लीस्ट है, सबसे पहले, अर्लीस्ट का मतलब सबसे पहले, तो आपको बेचैनी होना स्टार्ट होगी। ओके, ऑक्सीजन थेरेपी में नेजल कैनुला का फ्लो रेट कितना होती है? ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी में नेजल कैनुला का फ्लो रेट कितना होता है? जब आप ऑक्सीजन थेरेपी किसी को देते हैं नेजल कैनुला के थ्रू, तो उसमें फ्लो रेट कितना होता है? तो वो होता है आपका 1 से 6 लीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया। मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, एक साथ कंटिन्यू बोल के तो जाती हूँ। आप लोग प्लीज़ लाइक कर देंगे, PDF आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे पूरा एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। फिलहाल मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, कंटिन्यू बोल रही हूँ, रेगुलर। तो हैंड हाइजीन क्या होता है? हैंड हाइजीन में अल्कोहल बेस्ड रब कब यूज़ होता है? हैंड विजिबली डर्टी, हैंड्स नॉट विजिबली डर्टी, हार्ट आफ्टर सर्जरी ओनली, नेवर। तो जो आपका हैंड हाइजीन में अल्कोहल बेस्ड रब जो होता है, यूज़ कब होता है? जब गंदे ना दिखें तब, या फिर जब आपके गंदे दिख रहे हैं तब, या फिर सर्जरी के बाद, या फिर कभी नहीं। तो जो आपका जब गंदे ना भी दिखें तब भी आपको अल्कोहल बेस्ड ड्रग यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दिखाई नहीं देते हैं। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में एम्पैथी का मतलब क्या है? थेरेपेटिक कम्युनिकेशन यानी कि वो कम्युनिकेशन जो आपके पेशेंट और नर्स के बीच होती है, डॉक्टर के बीच होती है, उसे कहते हैं थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। उसमें एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी का मतलब सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग पेशेंट फीलिंग, इग्नोरिंग, या फिर
जजिंग, तो इसमें जो आपकी एम्पैथी का मतलब होता है वो होता है पेशेंट की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एएनएम का मुख्य कार्य क्या है? कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज देना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। सभी के आंसर की मैंने लास्ट में दिए हुए हैं, जाकर चेक कर लीजिए। ये आपके इंग्लिश ग्रामर के MCQ हैं, ये आपको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। इसमें ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि जब हार्डली आता है तो हार्डली के साथ क्या यूज़ होता है आपका? वैन, ठीक है। देन यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, इसलिए आपका पहला क्वेश्चन गलत हो जाता है। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन वैन द ट्रेन लेफ्ट। हार्डली आई रीच्ड द स्टेशन वैन द ट्रेन लेफ्ट। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन वैन आई ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हार्डली के साथ जो आपका हार्डली वाले फॉर्मूलाज होते हैं, तो हार्डली के साथ हार्डली प्लस फिर उसके बाद आएगा हैड के बाद आएगा आपका सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद आपकी जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की वो यूज़ होगी, उसके बाद फिर आपका वैन यूज़ होगा, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस पूछा था कि कौन सा करेक्ट है। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। प्यूपिल बिलीव डैट ही इज़ ऑनेस्ट, मतलब प्यूपिल जो है वो लोग जो विश्वास करते हैं कि वो ऑनेस्ट है। ही इज़ बिलीव टू बी ऑनेस्ट, ही बिलीव टू बी ऑनेस्ट, ही इज़ बिलीव टू बी ऑनेस्ट, या फिर ही वाज बिलीव ऑनेस्ट। तो जो आपका पैसिव वॉइस है वो कौन सा करेक्ट है इसमें? तो इसमें प्यूपिल को हम हटा देंगे, उस माना जाता है कि वो ईमानदार है, बस इतना बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके बिलीव को हम कन्वर्ट कर देंगे बिलीव्ड में, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर ये सब ही यहाँ पर है, आपका ही यहाँ पर सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ही बिलीव टू बी ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपकी पूरी PDF है, ये सारे क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, क्योंकि ऐसे ही मॉडल पेपर आपके UPSC से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे डे बाय डे। वीक में फ़िलहाल मैं 1-2 बार डाल देती हूँ अभी, लेकिन मैं आपको रेगुलर भी दूंगी, तो इसलिए चैनल से कनेक्टेड होना आपका बहुत ज़रूरी है। ये आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।